नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 39वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने से किया मना। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने राम जन्मभूमि मामले के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित अपमानजनक और निंदनीय बयानों के लिए बॉलीवुड अभिनेता स्वरा भास्कर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने के लिए अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मामले में आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की लिखित पूर्व सहमति आवश्यक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्राथमिक वकील होता है। उन्हें सरकार की तरफ से अधिवक्ता भी कहा जा सकता है। वे संविधान के अनुच्छेद 76 के क्लॉज 1 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात 5 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय का एक वकील रहा हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार को उनके द्वारा संदर्भित कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत के सभी न्यायालयों में दर्शक के अधिकार के साथ साथ संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार भी होता है। हालांकि वे संसद की कार्यवाही में वोट नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में जिसमें मुकदमे, अपील और अन्य कार्यवाही शामिल हैं में भारत सरकार की ओर से उनका कानूनी पक्ष रखते हैं। वे संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक सॉलिसिटर जनरल और 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे में पेश नहीं हो सकते। वे आपराधिक कार्यवाही में किसी अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकते और सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी के निर्देशन को स्वीकार भी नहीं कर सकते। नंबर 2, हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा पानी है, कहते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई है कि हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर पंजाब के दृष्टिकोण पे केंद्र सरकार द्वारा ध्यान दिया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक नहर पंजाब में सतलुज नदी को हरियाणा में यमुना नहर से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 214 किलोमीटर का जल मार्ग है। 1966 में पंजाब हरियाणा विभाजन ने हरियाणा के साथ मुख्य तौर से पंजाब में बहने वाली सतलुज नदी के पानी का विभाजन करने की समस्या को जन्म दिया। हरियाणा को सतलुज और उसकी सहायक नदियों के जल के हिस्से का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए यमुना के साथ सतलुज को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा है कि यह परियोजना 35 साल पुरानी थी और पंजाब में पानी की उपलब्धता को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है। पंजाब पानी को साझा करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि गेहूं और धान के मोनोसाइकिल के लिए उसके भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के कारण उसे गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 3, सरकारी बैंकों में फिर से पूंजी की कमी को देखते हुए मूडीज़ ने दी चेतावनी। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार कोविड-19 के प्रकोप से भारत की आर्थिक वृद्धि में आई तेज़ गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता को नुकसान पहुंचाएगी। यह सरकारी बैंकों के पहले से ही कमज़ोर पूंजी उपलब्धता की कमी पे बुरा प्रभाव डालेगा। नतीजतन नए गैर निष्पादित ऋण यानी कि एनपीए के गठन में तेज़ी से बढ़ोतरी आएगी और यह बढ़ोतरी मुख्य तौर से खुदरा और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई खंडों द्वारा संचालित होगा। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुमत एक बार के ऋण पुनर्गठन की स्कीम से एनपीए में अचानक वृद्धि को रोका जा सकता है, किंतु यह उपाय बहुत समय तक काम नहीं करेगा और अगले 2 वर्षों में एनपीए में वृद्धि होगी। यदि पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि सरकारी बैंक
जो भारत की बैंकिंग प्रणाली में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, राज्य की पूंजी समर्थन के अभाव में ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो भारत को एक गहरी ऋण संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक सुधार में बाधा आ सकती है, ऐसा मूडीज़ ने कहा। नंबर 4, तुर्की और ग्रीस में तनातनी। हाल ही में फ्रांस ने ग्रीस और तुर्की के बीच क्षेत्र में हाल ही में खोजे गए गैस भंडारों के बीच पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी सेना तैनात की है। पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में यूरोपीय संघ और उसके सहयोगियों ने गैस के परिवहन के लिए भूमध्य सागर से यूरोप की मुख्य भूमि तक गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बनाई। यह गैस परिवहन रूस पर यूरोपीय संघ की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। हालांकि उन्होंने तुर्की को इससे बाहर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की ने यूरोपीय संघ की पाइपलाइन योजना को चुनौती दी है। तुर्की और ग्रीस के बीच चल रहे सीमा विवाद को इसी गैस पाइपलाइन के संदर्भ में देखा जा रहा है। गौरतलब यह है कि पिछले 4 दशकों में ग्रीस और तुर्की में कम से कम 3 बार युद्ध हुए हैं। वे हाइड्रोकार्बन संसाधनों पर अतिव्यापी दावों से असहमत हैं। अब यूरोपीय संघ के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल फ्रांस ने अपना समर्थन ग्रीस को दिया है। ग्रीस, साइप्रस, इटली और फ्रांस के बीच एक गठबंधन भी उभर रहा है जिसे मिस्र, इजराइल और यूएई का समर्थन प्राप्त है। तुर्की लगभग अलग थलग नज़र आ रहा है, लेकिन भूमध्य सागर में वह अभी भी एक प्रमुख शक्ति है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि कौन सा भारतीय राज्य थुम्बी महोत्सवम 2020 के नाम से राज्य के पहले ड्रैगन फ्लाई महोत्सव का आयोजन करेगा। आपके ऑप्शन हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।